सबसे पहले समझते हैं कि ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो प्रॉमिस को गवर्न करने का लॉ बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किस लिए है? प्रॉमिस को गवर्न करने के लिए। जनता क्या करती है? जनता तो खैर कम करती है, नेता ज्यादा करते हैं। दोनों का वाइस वर्सा है। प्रॉमिस कर देते हैं, उसके बाद कोई फुलफिल करता नहीं है। सो इस प्रॉमिस को रेगुलेट करने के इर्द गिर्द जो पूरा कानून बनाया गया है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे है वो पार्ट्स? तो सबसे पहले, अब अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, तो भाई उधर मिलेंगे आपको दो पार्ट। एक हो गया आपका पार्ट वन। पार्ट वन इज जनरल प्रिंसिपल। ये हो गया जनरल प्रिंसिपल, पार्ट वन। जनरल बातें कॉन्ट्रैक्ट के इर्द गिर्द। पार्ट टू होगा, पार्ट टू होगा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट टू हो जाएगा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। अब समझिए, जनरल प्रिंसिपल में अपन पढ़ेंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, क्या एसेंशियल है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। ये सारी बातें आपकी जनरल प्रिंसिपल में आएंगी। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के ऑन द बेसिस ऑफ जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं पूरे डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरीके के, तो कुछ स्पेसिफिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग से एक पार्ट में स्पेसिफाई कर दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब आप समझते हैं, नुकसान की भरपाई करने का कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऐसे ही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये सब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच विल बी स्टडीड इन पार्ट टू। पार्ट वन में किसकी बात करेंगे अपन? जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। अब इस जनरल प्रिंसिपल को भी अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उस स्ट्रक्चर को अगर आपने ढंग से एक बार समझ लिया, तो अंदर के स्पेसिफिक प्रोविजन को पढ़ने में आपको कभी समस्या नहीं आएगी। कभी आपको वो कनेक्शन, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहां चीजें आपको इधर उधर मिलेंगी थोड़ी। लेकिन एक बार आपके दिमाग में अगर वो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। सो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल प्रिंसिपल है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर किया जा सकता है या किया गया है। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो चीजें हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। सो सबसे पहले जो एक पार्ट होगा, इट विल डील विथ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होगा? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। अब आपने बता तो दिया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि दो लोग जब अग्री होते हैं एक चीज पे, अग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच। बट इतनी सी बात नहीं है, उसकी अलग लीगल एसेंशियल्स हैं। वो सारी चीज कि कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, ये पूरा जो कार्यक्रम है, वो किस पार्ट के तहत पढ़ा जाना है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अंडर पढ़ा जाना है। अब समझिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर फॉर्म हो गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, उसके बाद क्या होगा? फॉर्म होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होगा डिस्चार्ज। क्या होगा वो? डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? कम्स टू एन एंड। डिस्चार्ज का मतलब होता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। एक तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, एग्जिस्टेंस में आ गया, कब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। when the contract comes to an end, that is discharge. ब्रॉडली सब कुछ इस दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड होना है। जितनी चीजें हमें पढ़नी है ना कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर, वो सब ब्रॉडली इन दो कैटेगरी में डिवाइड होगी, फॉर्मेशन और डिस्चार्ज। अब फॉर्मेशन में तो बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। एसेंशियल क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, उसके सब टॉपिक अलग अलग निकल जाएंगे। कंसीडरेशन है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, बहुत कुछ पढ़ेंगे उसमें। ये जो डिस्चार्ज वाला एलिमेंट है, जो बाद का पोर्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वही समस्या होती है। लेकिन उसके स्ट्रक्चर को आप समझ लेंगे तो वो प्रॉब्लम काफी हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब अगर डिस्चार्ज की बात करें, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, कैसे कैसे एंड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? तो मोड ऑफ डिस्चार्ज है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। सबसे पहला और पॉपुलर मोड ऑफ डिस्चार्ज क्या है? परफॉर्मेंस। पहला मोड है बाय परफॉर्मेंस। भाई परफॉर्म कर दिया दोनों पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट, देन द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड।
आपने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको जुडिशरी के लिए पढ़ाऊंगा फॉर नेक्स्ट 15 मंथ्स एंड यू विल बी पेइंग अ रिस्पेक्टिव फीस टू अस। आपने पैसे दे दिए, मैंने पढ़ा दिया, खत्म कॉन्ट्रैक्ट। 15 महीने खत्म हो गए, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पैसे दे दिए, दैट्स इट। द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। सो दैट्स डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्म हो गया, दोनों पार्टी ने अपना जो ऑब्लिगेशन लिया था वो परफॉर्म कर दिया, सो द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। सो दिस इज अ मोड ऑफ डिस्चार्ज। मान लीजिए परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उसमें कोई वैलिड रीजन था हमारे पास, सो ये होता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और ये इम्पॉसिबिलिटी कैसी? जिसमें पार्टी का कोई रोल ना हो, पार्टी की कोई गलती ना हो। बिना पार्टी के गलती के अगर ये पॉसिबल ना रहे कि जो ऑब्लिगेशन उसने लिया अब वो फुलफिल कर पाए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये मोबाइल फोन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और बिना मेरी गलती के ये मोबाइल फोन चोरी हो जाता है कल। सो अब क्या मैं परफॉर्म कर सकता हूं अपना ऑब्लिगेशन? क्या मैं आपको मोबाइल फोन दे सकता हूं? नहीं। सो दैट्स कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि वो परफॉर्म करना अब संभव ही नहीं है। ये टॉर्ट के एक्ट ऑफ गॉड की तरह होता है। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उसको अपन स्पेसिफिकली डील करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। सो दैट इज अनदर मोड ऑफ डिस्चार्ज, दैट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, की जो ऑब्लिगेशन पार्टीज ने लिया था वो अब परफॉर्म करना संभव नहीं है और उसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है। सो दैट इज अनदर मोड ऑफ डिस्चार्ज। इसके अलावा एक तीसरा मोड और होता है। और क्या मोड है इसके? सो द अदर इज, नहीं वॉइड तो इसी में हो जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल तो पहले से ही इम्पॉसिबल है, वो तो वॉइड है भी नहीं, अग्रीमेंट ही हो गया। और क्या हो सकता है? मासूम कह रही है वन ऑफ द पार्टी इज डेड। देखो पार्टी के डेड होने से भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता जब तक वो स्किल बेस्ड ना हो, जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, सिर्फ वो एंड हो सकते हैं, बाकी नहीं। मैंने अगर मोबाइल फोन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरे मरने के बाद लीगली उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये आप ना सोचें, स्किल बेस्ड में जरूरी हो सकता है कि मैंने पढ़ाने का किया है तो फिर कोई और, क्योंकि सबके स्किल का डिफरेंस हो जाता है तो फिर इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, बट नॉट ऑल। रिसेंड कर दे, दैट्स करेक्ट। इसको कहते हैं अपन बाय अग्रीमेंट। क्या कहते हैं? बाय अग्रीमेंट एंड नोवेशन। अग्रीमेंट एंड नोवेशन। ये टर्म याद इसलिए नहीं रहते क्योंकि मतलब नहीं समझा अपन ने, ये यही समस्या तो है। नहीं समझा नहीं है, मैं बता रहा हूँ रिवीजन। अगर एक बार आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझ लिया है ना, विद कनेक्शन, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल, विद फ्लो, मतलब वो जो पूरा ओवरव्यू होता है ना उसके साथ समझ लेंगे तो याद रहेगा। बाय अग्रीमेंट एंड नोवेशन, अग्रीमेंट पार्टी खुद अग्री कर ले, मैं खुद आपको डिस्चार्ज कर दूं आपके ऑब्लिगेशन से कि ठीक है फीस मत देना, ऐसी पढ़ा दूंगा। नहीं मैं करूंगा नहीं, एग्जाम्पल बता रहा है, करता नहीं है समय बिल्कुल, बट मैंने कर दिया, चलो डिस्चार्ज, चलो ठीक है तुम अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल मत करना, आई टीच यू। सो दैट इज बाय अग्रीमेंट, कर सकते हैं अपन। ये भी है कॉन्ट्रैक्ट में, डिस्चार्ज हो जाएगी एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से। ऐसे होता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए। अभी हमने किया था कि मैं 15 महीने पढ़ाऊंगा आपको जुडिशरी के लिए, आप मुझे रिस्पेक्टिव फीस देंगे। अपन कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमने कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, ड्यूरेशन चेंज कर लिया, फीस भी चेंज कर ली, कि नया एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये करेंगे, तो पुराना वाला ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। सो दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट एंड नोवेशन। ठीक है, नोवेशन और अग्रीमेंट के थ्रू इट कम्स टू एन एंड। आई होप दिस इज क्लियर। यस, तो अभी अपन ने कितने मोड देखे डिस्चार्ज के? 3 मोड देख लिए। सबसे पहला, आपने परफॉर्म कर दिया, जो आपने ऑब्लिगेशन लिया परफॉर्म कर दिया, या फिर वो परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तीसरा हो गया बाय अग्रीमेंट एंड नोवेशन। इसके अलावा चौथा जो कि सबसे पॉपुलर मोड है डिस्चार्ज होने का, वो क्या है? यस, बाय ब्रीच। ब्रीच मतलब जहां पार्टी इनकार कर दे या ना करे और गलती उसे की है,
इम्पॉसिबिलिटी तो क्योंकि करना संभव नहीं है, बट ये संभव होते हुए भी आप अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करें, इसी के लिए तो पूरा ये कार्यक्रम रचा गया है कि जनता ऐसा ना करे। सो दैट्स कॉल्ड बाय ब्रीच। ब्रीच से भी डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज तो कॉन्ट्रैक्ट तो एंड हो जाएगा। भाई मैंने आपको बोल दिया, आपसे फीस ले ली, बोल दिया पढ़ाऊंगा, फिर मना कर दिया नहीं पढ़ा रहे, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, डिस्चार्ज तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब कंसिक्वेंस उसका कुछ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जम तो रहा नहीं अपने को, ऐसे तो फिर मजाक बन जाएगा, है ना। इस तरीके से पार्टी अगर डिस्चार्ज करेगी बाय ब्रीच तो ये बात जम नहीं रही। तो इसके लिए कंसिक्वेंस क्या होता है वो भी पढ़ना है हमें। ये तो डिस्चार्ज में अपन पढ़ेंगे बाय परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी, अग्रीमेंट, ब्रीच। ब्रीच के बाद का कंसिक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा? रेमेडी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेमेडी। तो जब ब्रीच होगा तो फिर रेमेडी दी जाएगी। जिस पार्टी के अगेंस्ट ब्रीच हुआ है, जैसे मैंने पैसे लेके पढ़ाने से मना कर दिया, यू आर दी अग्रीव्ड पार्टी, आपको कुछ रेमेडीज देगा। लॉ का यही तो काम है ना, आपको रेमेडीज। अब ये रेमेडीज क्या हो सकती हैं ब्रीच के केस में, क्या क्या आप सोच सकते हैं, क्या रेमेडीज हो सकती हैं इन केस ऑफ ब्रीच? या तो परफॉर्मेंस करवा दो, कोर्ट बोलेगा कि नहीं आपने जो ऑब्लिगेशन लिया था करवाइए, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक रेमेडी क्या हो सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो ऑब्लिगेशन लिया था वो फुलफिल करिए। लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमेशा नहीं दिया जाता। जहां स्किल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है वहां नहीं दिया जाएगा। उसका कारण पता है? जैसे पढ़ाना इज अ स्किल बेस्ड वर्क, तो अब अगर आप, मैं आपको पढ़ाने से मना कर दूं, आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट जाएं, तो कोर्ट कहेगा ऐसा करो, कॉम्पेंसेशन ले लो, डैमेज ले लो, खत्म करो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? एग्जैक्टली exactly, वो आउटपुट मिलेगा कि नहीं? क्योंकि जब आप कोर्ट जाके पढ़वाएंगे तो और भी तरीके से पढ़ाना आता है मुझे, ऐसे ही थोड़ी। मैं 5 क्लास में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा दूंगा, हो गया। आपको, आप उसको जस्टिफाई, मतलब उसका कोई स्केल नहीं हो सकता, स्केल को मेजर करने का कोई स्केल नहीं हो सकता। दैट इज द मेन पॉइंट। इसीलिए अब आपने एक मान लीजिए पेंटर के साथ अपना स्केच बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने मना कर दिया, आप कोर्ट चले गए कि नहीं बनवाओ, तो ऐसी बना देगा पेंटिंग कि आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी। मजनू भाई वाली पेंटिंग। सो हर जगह वो रेमेडी फुलफिल हो या बराबर हो, सही नहीं है, वो अप्रूव्ड बात नहीं है। सो देयर कैन बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या रेमेडी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में इन केस ऑफ ब्रीच? डैमेजेस, कुछ लोगों ने लिखा है, यस डैमेजेस, डैमेजेस हो सकती है। डैमेजेस का मतलब क्या होता है? कॉम्पेंसेट करा दीजिए, ये सबसे बेहतरीन है। एग्जैक्टली exactly. उसको अपन कहते हैं लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर डिसाइड कर लेती हैं कि इन केस ऑफ ब्रीच कोई पार्टी आगे चल के अगर मना करती है अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से, तो वो दूसरी पार्टी को इतना कॉम्पेंसेशन देगी। दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेज। अनलिक्विडेटेड जब ऐसा प्री डिसाइडेड नहीं है, कोर्ट के पास जब मैटर पहुंचता है इन केस ऑफ ब्रीच, वहां अनलिक्विडेटेड। टॉर्ट में हमेशा अनलिक्विडेटेड ही होता है क्योंकि पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं होता। सो ये है डैमेजेस। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इस वाली रेमेडी को डील करता है। इसको करता है क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? नो, उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। अभी उसकी कहानी ब्रीफ बताऊंगा जरूर मैं। इसके बाद और बताइए रेमेडीज, और क्या रेमेडीज हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट में? और क्या रेमेडी हो सकती है? इंजंक्शन, दैट्स करेक्ट, यस। क्वांटम मेरियट रिसेशन, ऑल राइट। इंजंक्शन इज ऑल्सो अ पॉपुलर रेमेडी। इंजंक्शन, इंजंक्शन नॉर्मली होता है आपको कुछ करने या ना करने का ऑर्डर दिलवा दिया जाए कोर्ट से। वो नॉर्मली प्रोहिबिट करने पे ही नॉर्मली फोकस होता है इसमें। सो दैट इज इंजंक्शन। इस तरीके से अलग अलग। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तब जो रेमेडी दी गई थी आपको 1872 में, वो डैमेजेस प्रोवाइडेड है इधर। लिक्विडेटेड डैमेज की भी बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनलिक्विडेटेड की भी बात करता है, कब कितना दिलाया जाएगा, पूरा उसका चैप्टर पढ़ेंगे अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग से।
लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आया लेटर ऑन कि यार ये जो कॉम्पनसेशन की रेमेडी है इससे बात नहीं बनेगी, इससे कंप्लीट जस्टिस हो ये जरूरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं थी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो रेमेडी दी हुई थी, दिस वाज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं थी बिल्कुल भी। जस्टिस, हर बार जस्टिस हो कॉम्पनसेशन से, ये जरूरी नहीं था, इसीलिए कुछ और रेमेडीज की जरूरत थी। इसीलिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन लाया गया जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ मतलब हर पर्टिकुलर केस में जस्टिस करने के लिए जो स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए वो देंगे। कॉम्पेंसेशन से बात नहीं बन रही, कुछ और करेंगे, लेकिन रिलीफ मिलेगा, वो इक्विटी पे बेस्ड है पूरा जो लेजिस्लेशन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसीलिए वो एग्जिस्टेंस में आया, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में जो रेमेडी दी हुई थी दैट वाजंट सफिशिएंट। वो हर बार जस्टिस करे ऐसा जरूरी नहीं था। ठीक, इसीलिए क्या आ गया आपका, दूसरी रेमेडीज आ गई स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सी रेमेडी अपन डील करने वाले हैं, दैट इज डैमेजेस। सो दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्ट। फॉर्मेशन पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन डिस्चार्ज पे आएंगे, तो परफॉर्मेंस थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इम्पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस का क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रीच बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी रेमेडी पढ़ेंगे डैमेजेस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब एक बार जरा बेरेक्ट में कंटेंट वाला सेक्शन निकाल लीजिए, तो वहां इन बातों को समझ लीजिए कि यहाँ क्या दिया है, किधर दिया है, और किस चीज को कितना तवज्जो देना है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद पार्ट 2 की भी मैं बात करूंगा। सो इस पार्ट 2 पे जैसे ही अपन आएंगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पे, तो जैसा मैंने कहा इंडेमनिटी गारंटी एजेंसी वो सब है, बेलमेंट प्लेज, उनके बारे में बात करेंगे।